नमस्कार, मैं हूं प्रोबित पुरकायस्ता और आपके साथ जुड़ रहा हूं पड़ताल दुनिया भर की, जो आपके सामने हम हर हफ्ता लाते हैं। यूरोपियन यूनियन ने घोषित की है कि रूस की तेल की व्यापार पे वो सैंक्शंस लगा रहे हैं और उस सैंक्शंस में रिफाइनरी, जो एक हिंदुस्तान में भी है, रिफाइनरीज और जो तेल लेके एक दूसरे देश जाते हैं उन जहाज़ों पे सैंक्शंस लगाएंगे। तीसरी बात, जो भी रूस का तेल खरीदेगा उसको कम दाम पे खरीदना है। इनका घोषणा है, पहले $60 पर बैरल था, अब इसको घटा के वो कहा कि करीब $45 पर बैरल से ही आप खरीद सकते हो, या $47 पर बैरल से आप खरीद सकते हो। मतलब उनके दाम क्या होगा रूस की, दूसरे देश उसके साथ जो व्यापार करेंगे, कितने उसमें लेन देन क्या करेंगे, उसके निर्णय यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हम करेंगे। तो दुनिया में ये कभी पहले हमने नहीं देखा, अमेरिका के अलावा इस तरह के घोषणा। हालांकि यूरोपियन यूनियन कुछ महीने पहले ये शुरू किया है कहना कि $60 के नीचे सबको खरीदना पड़ेगा रूस की तेल, और क्योंकि तेल का दाम घट गया था उस पर खास फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि हिंदुस्तान जैसे देश उसको माना नहीं था। अब जो है वो कह रहे हैं कि हम आप पर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे, कि अमेरिका के रास्ते पे यूरोपियन यूनियन भी चलना चाहता है, दुनिया पे अपना दादागिरी जमाना चाहता है, क्योंकि इसके कोई कानूनी बैकिंग नहीं है, इसका कोई कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ऐसा कोई उनके पास इसका नींव नहीं है, इसका कोई बेसिस नहीं है जिसके आधार पे ये सब कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो रिफाइनरी जिसमें सैंक्शंस लगा है, यह है नियारा रिफाइनरी, गुजरात में है, जिस पर रोजनेफ्ट एक रूस कंपनी करीब 49% इसका शेयर खरीद लिया है। ये रिफाइनरी के ऊपर सैंक्शंस है और उसके साथ साथ ये जो उन्होंने ब्यौरा दिया है क्या क्या हम कर सकते नहीं कर सकते दुनिया के हर देश के ऊपर, ये है कि 15% प्राइस कैप जो है घटा के, जो $60 था, $47.6 हो गया है। और इसमें जितने जहाज़ों पर सैंक्शंस था उसका लिस्ट पहले 342 था, 447 कर दिया है। और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइंस इन्होंने डैमेज किया था, उस पर एक पाइपलाइन अभी भी सही सलामत है, उससे भी कोई तेल नहीं आ सकता, उसको भी बैन कर दिया है। और नेशनल फ्लैग रजिस्ट्री बोला है कि जो कि सबको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उनके मुताबिक यही जहाज़ों से तेल आ सकती है और किसी जहाज़ों से नहीं। तो इसके पीछे ये है कि एक बहुत बड़ा, इस वक्त जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 447 ऐसे जहाज है जो उनके क्या कहते हैं इंश्योरेंस जो है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो यूरोप में है या अमेरिका में है, वो इंश्योर नहीं करते। सो उनकी इंश्योरेंस अलग तरीके से होता या तो नहीं होता। और वो इस वक्त तेल रूस का तेल, ईरान का तेल वो ले जाते हैं हर देश में और कई देशों में, ख़ास तौर से चीन, और रूस का तेल ख़ास तौर से हिंदुस्तान आता है। तो इन सैंक्शंस का मतलब यही है, रूस और ईरान का तेल और कहीं नहीं जाए और उसका कंट्रोल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन करेगी। ये इसका निष्कर्ष निकलता है, जो कि हमारे लिए मानना मुश्किल है, देखना पड़ेगा हमारा सरकार क्या करता है। पर पहले भी हमने यूरोपियन यूनियन का इस तरह का जो सैंक्शंस है हमने नहीं माना था, अभी भी देखना पड़ेगा क्या होता है। नहीं तो रूस और ईरान का तेल अगर हमारे यहाँ नहीं आता तो साफ है कि हमारा तेल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका का तेल और जो सऊदी अरेबिया से हो, दूसरे देशों से हो, उनके हमारे यहाँ आएगा। और ये इनका घोषणा है कि हम निर्णय करेंगे कहाँ कितने दाम से आएगा। ये बात साफ है कि हमारा तेल का दाम बढ़ेगा। रूस का तेल इस वक्त हमारे लिए सस्ता पड़ता, ईरान का तेल हम नहीं खरीदते आजकल।
क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन है उस पर, अगर हम खरीदेंगे तो वो भी सस्ता पड़ेगा, और दूसरे देशों से अगर हम खरीदना चाहें तो हमारे लिए तेल महंगा हो जाएगा और महंगाई देश में बढ़ेगी। अब आते हैं कि जो जंग इजराइल का चल रहा है उसमें दूसरे देश कैसे शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो है रेड सी को लेके, जहाँ पर हूती का आक्रमण, उन पर जहाज़ों पे हमला बरकरार है। उन्होंने कहा है कोई भी देश, कोई भी जहाज़ अगर इजराइल के पोर्ट्स में आएगा तो उसको हम अपना शिकार मानेंगे और उसको हम बंद कर देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्ट इसमें निशाने में है वो है एलत पोर्ट, जो कि रेड सी पे है, और रेड सी ही हूतीस का कर्म क्षेत्र है एक हिसाब से, क्योंकि रेड सी का कंट्रोल हूतीस के पास है। उनकी मिसाइल्स रेड सी में आसानी से जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो डुबो सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका कोशिश किया था पहले हूतीस पे बमबारी करके कोई समझौते पे पहुंचे, तो हूतीस ने साफ कहा है कि हम इसको नहीं मानेंगे, जो जहाज़ इजराइल में जाएगा उसको हम निशाने में लेंगे, दूसरे जहाज़ों को नहीं। अब साफ है कि एलात पोर्ट जो है उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस, कोई भी जहाज़ आता है तो उसको इंश्योरेंस करना पड़ता है। इंश्योरेंस की मात्रा, जो रकम है वो बहुत बढ़ गई है, और जहाज़, इसलिए जो जहाज़ है वो वहाँ आना नहीं चाहती, और इसीलिए वहाँ पर एलत पोर्ट में ज़्यादा जहाज़ें आना बंद कर दिए हैं। तो जब जहाज़ आना बंद हो जाता है तो पोर्ट की इनकम नहीं होती, उसकी जो मुनाफा है इसी से है कि जहाज़ आते हैं, वो पैसा देते हैं, दो लोग वहाँ से कुछ भी सामान हटाते वो पैसा देते हैं। वो जब नहीं होता है, एलत पोर्ट जैसे पोर्ट है, तो उसका आमदनी रुक जाती है। आमदनी जब रुक जाती है उसको चलाए कैसे? सरकार चला सकती है। तो सरकार ने भी कहा कि अब हम इस पोर्ट को सपोर्ट करना बंद कर रहे हैं। जब आप देख रहे हैं जो बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, हाइफा है, इसके बाद एशडोद है, और इसके बाद है एलत, ये 3 पोर्ट्स है जो इजराइल में अहमियत रखता है। सबसे ज़्यादा इसीलिए एलत का मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये रेड सी पे है, ये है मेडिटेरेनियन समुद्र में, इसीलिए उतना फ़र्क उनको अभी तक नहीं पड़ा है। यही घोषणा अभी आपके सामने हम ला रहे हैं कि एलत पोर्ट जो है वो बंद हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस बढ़ा है उसके तहत जहाज़ वहाँ आना नहीं चाहते, इजराइल की पोर्ट में आना नहीं चाहते। और इसीलिए हूतीस के साथ जो लड़ाई हुई थी, पहले अमेरिका की, इजराइल की भी लगातार लड़ाई हुई है, दूसरे मुल्कों ने भी कोशिश किया है, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने भी कोशिश किया है अमेरिका के साथ मिलकर हूतीस की इस चीज़ को बंद करें कि हूतीस हमला ना करे जहाज़ों पे जो इजराइल में जाती है, पर ये लगता है नहीं हो पाया है। इस हिसाब से हूतीस की जो असर पड़ा है इजराइल पे ही है कि उनकी एक पोर्ट उन्होंने बंद कर दिया। हालांकि अभी भी जो एशडोद पोर्ट है, हाइफा पोर्ट है, ये चल रहा है, और उसका इंश्योरेंस पे ख़ास शायद फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वहाँ तक हूतीस की जो मार है रॉकेट के ज़रिए, मिसाइल्स के ज़रिए, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। अब हम आते हैं जो सीरिया और इजराइल के बीच में अभी जो मुठभेड़ हुआ है, लड़ाई हुआ है, उसके चर्चा में आते हैं, और ये किस लिए हुआ है, इसका असर क्या पड़ेगा, और ख़ास तौर से तुर्की इसमें क्या करेगा, ये सवाल है। तो हकीकत ये है कि इजराइल जिस तरह से इस वक्त हावी है उन इलाकों में, ख़ास तौर से वेस्ट एशिया की, सीरिया और भी जो आसपास के मुल्क हैं उनके ऊपर जिस तरह से इस वक्त हावी है, उसका एक असर पड़ा है। एक तो है कि सीरिया की असाद सरकार कुछ दिन पहले ही गिर गई थी, और इसके बाद वहाँ जो सत्ता में आए हैं वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स हैं, और उनको अमेरिका, यूरोपियन देशों ने स्वीकार कर लिया कि यही ठीक है, हमें सेकुलर मुल्क सीरिया नहीं चाहिए। और इसके बाद वहाँ पे लड़ाई लगातार चल रही है, क्रिश्चियंस पर अटैक हुए हैं,
अलावाइट जिसे कहते हैं उन पर अटैक हुए हैं। और ड्रूस एक कम्युनिटी है जो इज़राइल के अंदर भी है और सीरिया के अंदर भी है, और ख़ास तौर से जोलान हाइट्स जो है सीरिया और इज़राइल के बीच में है, उसको इज़राइल बहुत दिन से उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ड्रूस इलाकों में वहाँ पर लड़ाई झड़पें हुई है जिसपे इज़राइल शिरकत किया है। और इसके बाद उसने सीरिया, जब क्योंकि सीरिया के अंदर ड्रूस है उनके साथ इनकी लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त उन्होंने सीरिया पे बमबारी की है। सिर्फ बमबारी सीरिया पे नहीं किया है, उनके डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने बमबारी की है। तो ये जो है टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री, क्योंकि सीरिया में इस वक्त खिलाड़ी 3 है। अमेरिका है, उसका एक अंश सीरिया का अभी भी उसके कब्जे में है। तुर्की है, क्योंकि तुर्की जो इस वक्त जुलानी सरकार है जिसका नाम बदल गया है, मैं अभी भी उनको जुलानी के नाम से बोल रहा हूँ, तो उनका अपना नाम उन्होंने बदल के अपना और एक नाम रख लिया है। तो जुलानी तुर्की के साथ मिला हुआ था और तुर्की की सपोर्ट से उन्होंने असद के साथ लड़ाई चला रहा था, और इस वक्त वो सीरिया का प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित कर लिया है। तो वह जो है तुर्की के समर्थन में है। और जब इज़राइल की इस तरह से हमला सीरियन सरकार पे हुई है जिसको तुर्की समर्थन कर रहा है, तो दोनों देश के बीच में एक झड़प, टेंशन पैदा हुआ है। तुर्की कहाँ तक इसको ले जाएगा, इज़राइल इसको कहाँ तक ले जाएगा, ये बताना इस वक्त मुश्किल है। पर यह साफ है कि वेस्ट एशिया की जो लार्जर राजनीति है, रणनीति है कह सकते हैं, उसके बीच में इज़राइल और टर्की की इस वक्त ख़ास टक्कर नहीं था। सीरिया को लेके संभावना है ये टक्कर हो सकता है। ये सीरिया की तस्वीर है, आप देखेंगे कि किन किन एथनिसिटीज़ कह सकते हैं, धर्मीय आधार कह सकते हैं किसकी है। आप देख सकते हैं इस इलाके में अलावाइट्स हैं, आप देख सकते हैं शिया इलाके हैं, जैसे इन जगहों पे शिया काफ़ी रहते हैं, दूसरे जगहों पे भी रहते हैं, इन सब इलाकों में भी रहते हैं। सुन्नी इलाका भी है यहाँ पर। तो ये जो मिश्रित इलाका था, अभी भी है, ड्रूज़ है इस इलाके में। और ये आप देख सकते हैं अभी इज़राइल के कंट्रोल में एक इलाका है जिस पर ड्रूज़ रहते हैं, इज़राइल में भी है, और काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ये रहते हैं सीरिया में। तो इनकी लड़ाई जो है ड्रूज़ के साथ जो लड़ाई है वो सीरियन आर्मी की है, या ड्रूज़ को इज़राइल ने बैक किया है इस जंग को चलाने के लिए और चाहता है इस इलाके, ड्रूज़ इलाके को अलग कर दे, ये सवाल है। और इस पे सवाल है टर्की की, क्योंकि टर्की अपने आप को सीरिया में एक बड़ा खिलाड़ी इस वक्त मानता है, और इसीलिए जो जुलानी सरकार है उसको पूरी तरह से समर्थन करता है। तो दोनों के बीच में क्या टक्कर होगा या समझौता होगा, ये देखने वाली बात है। और इस पर भूलना नहीं चाहिए, टर्की अभी भी तेल जो सीरिया से अमेरिका निकाल रहा है, और दूसरे इलाके से ईरान की एक हिस्सा है, इराक़ के हिस्सा है, वहाँ से तेल जो कुछ ऐसे तत्वों के हाथ में है जो टर्की के साथ अलाइनमेंट किया हुआ है, वो तेल वो इज़राइल को बेचता है। क्या वो संपर्क रहेगा, नहीं रहेगा, ये सवाल है। वेस्ट एशिया में जो अगर हम समझें कि सीरिया की इस तरह से पॉलिटिकल बदलाव के बाद शांति आ जाएगी, ये होने वाला नहीं है, वो लग रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी बात पे कि हम जानते हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग हुआ था उस पर अमेरिका शिरकत किया था। शिरकत करके उनकी जो फोर्डो, नतान्स ऐसे जगहों पे हमला किया था, बड़े पैमाने के बड़े बड़े बम गिराए थे वहाँ पर। उसके बाद ईरान ने एक पलटा हमला किया था उदैत एयरबेस पे, जो कि कतर में है। तो उस जवाबी हमले में उन्होंने जो मिसाइल्स दागे थे उस पे अमेरिका का ये दावा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ, और लगा था कि ख़ास कोई नुकसान हुआ नहीं है। ये 2 तस्वीरें आई है जो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आई है, हमारी नहीं है। उस पर सैटेलाइट इमेजरी दिखाता है
कि एक रैडोम करके एक चीज़ है जो यहाँ दिख रही है। मार जो हुआ था मिसाइल किसके पहले, रैडोम है कि आपका रेडार वगैरह चीज़ें वहाँ रहती है और उससे आप ट्रैक कर सकते कौन जहाज़, हवाई जहाज़ आ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है, और उसके तहत जो सिंक्रोनाइज होता है, जो उसकी काउंटर एंटी मिसाइल दागी जाती है, उसके साथ इसका संबंध होता है। ये एक महंगा और अहम चीज़ है जो उस बेस में, उदैत एयर बेस में जो था, तो वो अगर आप देखें बिफोर एंड आफ्टर तो आप देखेंगे कि वो मिसाइल स्ट्राइक पूरे इस बेस में एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिसाइल स्ट्राइक हुआ और उस रेडॉम को नष्ट कर दिया ईरान ने। तो ये दिखाता है कि ईरान की मार करने की शक्ति इतना कम नहीं है जो लोग सोच रहे थे, और ईरान अगर चाहता है तो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। जो अमेरिका जानता है कि उनकी जहाज़ है वहाँ पर, उनकी बेस है, उनकी मिलिट्री वहाँ पर रहती है, और उनको निशाने में अगर लेती है ईरान तो उनकी भी नुकसान होगी। और जंग अगर आगे चलता है तो वो जंग जो है ईरान के साथ अमेरिका में परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई नहीं रहेगा। तो इसका असर क्या होगा राष्ट्र कूटनीति पे दुनिया की, इजराइल की क्या भूमिका होगा, अमेरिका का क्या भूमिका होगा, और क्या ईरान पे वो दोबारा अटैक करने के बारे में सोचेंगे, या सोचेंगे ख़ास तौर से अमेरिका कि इस लड़ाई में हमको और नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरह इसको सुलझना चाहिए, क्या उस रास्ते पे जा सकते हैं या नहीं। भविष्यवाणी नहीं करूँगा, सही बात तो ये है कि लड़ाई में ईरान को बहुत नुकसान पहुँचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो हम जानते हैं। अब जो तस्वीरें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है, साफ है कि इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, ख़ास तौर से ईरान की मिसाइल अटैक से। और इस तस्वीर से भी साफ है कि ईरान की मिसाइल अटैक की काबिलियत काफ़ी रही है, और यह अगर फिर जंग में परिवर्तित होता है तो इजराइल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। इससे क्या शांति की वार्ता होगी, क्या बातचीत होगी, ये प्रश्न चिन्ह है। और लगता नहीं इस वक्त नेतन्याहू इस मूड में है कि वो अपने आप को समझे कि अब शांति के रास्ते पे जाना चाहिए इजराइल को। उनको अभी भी लगता है इस मौके पे वेस्ट बैंक को कैसे खाली कर सकते हैं, ये तो पूरा एक कंसंट्रेशन कैंप वहाँ बना सकते, सब पैलेस्टीनियंस को वहाँ गाज़ा में जो है उनको वहाँ भर देंगे, और वेस्ट बैंक को कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े करके फिर उनको गाज़ा में परिवर्तित करेंगे। लगता है उनकी प्लानिंग उसी दिशा में चल रही है। उसमें भूमिका वेस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों को क्या होगा, टर्की जिससे हमने बातचीत किया उसके क्या रवैया होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन मेकर्स है जिस पे हम भी शामिल हैं उनका क्या रवैया होगा, और ख़ास तौर से इजराइल को जो समर्थन करता है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, उसका क्या रवैया होगा। इस पर निर्भर करेगा कि शांति पैलेस्टाइन गाज़ा में शांति होगी या नहीं होगी। क्या ये नरसंहार वहाँ चलता रहेगा, जेनोसाइड वहाँ चलता रहेगा, ये रुकेगा। सो एक हिसाब से आप और हम पर भी ये आता है कि हमारी रवैया क्या होगा इसके बारे में। और इस लड़ाई में जो चल रहा है शांति आएगा, फ़िलिस्तीनियों को अपना अस्तित्व अपने तरह जीने का मौका मिलेगा, ये नरसंहार चलता रहेगा। हम इसी बात पे आज ख़त्म करेंगे पड़ताल दुनिया भर की, और हर हफ्ता आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हम लाना चाहेंगे।